हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी 78। दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 सोशल साइंस से भूगोल का पहला लेसन वन एवं वन्य जीव संसाधन। वन यानी कि जंगल और वन्य जीव संसाधन यानी जंगल में पाए जाने वाले जीव जंतु, ये भी हमारे लिए संसाधन होते हैं। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वटवृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। इस ग्रह पर यानी कि पृथ्वी पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं यानी अत्यंत छोटे छोटे जीवाणुओं, जो कि बिना सूक्ष्मदर्शी के हमें नहीं दिखाई देंगे, उनसे लेकर जोंक से लेकर बड़े बड़े वटवृक्ष यानी कि जो बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है आकार में, हाथी जो कि भूमि पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जंतु है, और ब्लू व्हेल जो कि समुद्र में पाया जाता है, हाथी से भी कई गुना बड़ा होता है, इस तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। यानी जहां हम रहते हैं यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की जैव विविधताएं पाई जाती हैं। यानी जीव जंतुओं और वनस्पतियों में बहुत सी विविधताएं हैं, बहुत प्रकार की जीव जंतु और वनस्पतियां पाई जाती हैं। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी इस पृथ्वी पर मनुष्य दूसरे जीवधारियों के साथ यानी जीव जंतुओं और वनस्पतियों के साथ मिलकर एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। अब देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। तो पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र एक प्राकृतिक इकाई होती है जिसमें किसी विशेष वातावरण के सभी जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव आदि सब अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई का गठन करते हैं और जिसमें वे अपने आवास, भोजन व अन्य जैविक क्रियाओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो मनुष्य भी इस पारिस्थितिकी तंत्र का मात्र एक हिस्सा होता है और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। यानी मनुष्य भी पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य तत्वों यानी सजीव और निर्जीव जो घटक होते हैं पारितंत्र के, उसमें जीव जंतु, वनस्पतियां और निर्जीव चीजें जैसे जल है, मृदा है, वायु आदि पर निर्भर करते हैं। उदाहरणतः वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं और मृदा जो अनाज पैदा करती है, मृदा यानी मिट्टी जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पौधे, पशु और सूक्ष्म जीवी इनका पुनः सृजन करते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं। देखिए, वनों को प्राथमिक उत्पादक कहा गया है क्योंकि ये अन्य जीवधारियों पर निर्भर नहीं रहते हैं, बल्कि ये सूर्य के प्रकाश में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा से जल और खनिज पदार्थों को लेकर अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसलिए इनको प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। इन्हीं पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। आइए आगे देखते हैं। भारत में वनस्पति जात और प्राण जात। अब हम अपने देश में वनस्पति जातियों और प्राण जात के बारे में जानेंगे। यदि आसपास हम नजर दौड़ाते हैं तो पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यानी विश्व के वे देश जहां जैव विविधता यानी जीव जंतुओं और वनस्पतियों की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं, उन्हीं समृद्ध देशों में से भारत भी एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या, जो कि लगभग 16 लाख होगी, पाई जाती है। कहाँ? अपने देश में। ये अभी तक खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। ये पिछले लेसन में भी हमने पढ़ा है। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। तो ये विविध वनस्पति जात और प्राण जात हमारे हर रोज के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इनकी कद्र नहीं करते। ये विविध प्रकार की वनस्पतियां और जीव जंतु जो होते हैं हमारे जीवन में इस प्रकार गुथे होते हैं यानी समाहित रहते हैं कि हम उनको समझ नहीं पाते हैं, हम इनकी कद्र नहीं करते हैं। परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव पड़ा है। इन संसाधनों यानी वनस्पतियों और विभिन्न प्राणियों पर भारी दबाव पड़ा है और इनके लिए संकट पैदा हो गया है। आइए देखते हैं आगे। कुछ अनुमान यह कहते हैं कि भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है।
इनमें से कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में हैं, जो कि बहुत ही कम हो गई हैं, यानी कभी भी वो पृथ्वी पर से समाप्त हो सकती हैं, लुप्त होने के कगार पर हैं। इनमें से चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल और जंगली चित्तीदार उल्लू और मधुका इंसिग्निस, जो कि एक महुआ पेड़ होता है बड़ा सा, उसी की जंगली प्रजाति है मधुका इंसिग्निस, और हुबरड़िया हेप्टान्यूरोन, ये एक प्रकार की घास की प्रजाति है, जैसे पौधे शामिल हैं। यानी इन सब के लिए खतरा बना हुआ है, इनके लुप्त होने का खतरा बना है। वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता कि अब तक कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। देखिए, बहुत से वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं कि फला फला प्रजातियां लुप्त हो रही हैं, लेकिन ये क्लियर कोई नहीं बता सकता कि अब तक कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणियों और पौधों के लुप्त होने पर तो अधिक केंद्रित है, परंतु छोटे प्राणी और कीट तथा पौधे जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, प्रायः उनको हम नजरअंदाज कर देते हैं, उन पर किसी का ध्यान नहीं जाता है कि कितने जीवधारी छोटे वाले जो हैं लुप्त हो चुके हैं। लुप्त होते वन। भारत में जिस पैमाने पर वन कटाई हो रही है वह विचलित कर देने वाली बात है। देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। यानी इसको अगर हम लाख में चेंज करें तो करीब 790 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल है, जो कि वन के अंतर्गत आता है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.16% हिस्सा है। ये लगभग दिया गया है 24.16%, जो कि वनावरण के अंतर्गत आता है। इनमें से सघन वन 12.2%, खुले वन 9.14% एंड मैंग्रोव वनस्पत जो है 0.14% है। देखिए, सघन वन जो कि बहुत घने होते हैं और प्रायः घने पेड़ों से भरे हुए होते हैं, इनमें इतने ज्यादा पेड़ होते हैं कि ऊपर से आपको जमीन भी नहीं दिखाई देगी। खुले वन वे होते हैं जिनमें दूर दूर पेड़ होते हैं और उनके बीच में खुला स्थान होता है। और मैंग्रोव वनस्पत के बारे में आप जानते होंगे, ये नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। जब नदियां समुद्र से मिलती हैं तो डेल्टा बनाती हैं और वहां पर समुद्र का पानी भी ज्वार के कारण आता रहता है, और उस खारे पानी में जो वनस्पतियां उगती हैं उन्हें मैंग्रोव वन कहते हैं। जैसे कि भारत का सुंदरवन डेल्टा है, और इधर पूरब की ओर गिरने वाली नदियां जो हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि सभी नदियां डेल्टा बनाती हैं। उनमें जो वनस्पतियां पाई जाती हैं उन्हें मैंग्रोव वनस्पति कहते हैं। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार 2013 से सघन वनों के क्षेत्र में 3775 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। परंतु वन क्षेत्र में यह वृद्धि ऐसे ही नहीं हुई है। वन संरक्षण उपायों, प्रबंधन की भागीदारी और वृक्षारोपण से संभव हो पाई है। आओ हम विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों की जातियों के बारे में पता लगाएं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। किनको? पौधे और प्राणियों की जातियों को। तो देखते हैं ये IUCN ये क्या चीज है। देखिए, IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको कि हम हिंदी में कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। इसके अनुसार पौधों और प्राणियों की जातियों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। जानते हैं कौन कौन सी? पहली तो सामान्य श्रेणियां। ये वे श्रेणियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, यानी इन पर किसी प्रकार का संकट नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर ये पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। जैसे पशु यानी पालतू पशु जो होते हैं, साल यानी एक प्रकार का इमारती लकड़ी वाला पौधा है। चीड़ और कृंतक, चीड़ भी एक पेड़ होता है जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है और इमारती लकड़ी से प्राप्त होती है। और कृंतक ये ऐसे जंतुओं को कहा जाता है जो कि प्रायः कुतरते हैं, जैसे चूहे, छछूंदर, गिलहरी और शाही इत्यादि कृंतक कहलाते हैं। तो ये सब सामान्य जातियों के अंतर्गत आते हैं। दूसरे हैं संकटग्रस्त जातियां। ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा बना हुआ है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वे जारी रहती हैं तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन हो जाएगा। काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा,
शेर पूंछ वाला बंदर, शेर पूंछ वाला यानी शेर की तरह की पूंछ वाला बंदर, संगाई यानी ये मणिपुर में पाया जाने वाला हिरण है, इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण है। यानी ये संकटग्रस्त जातियां हैं। जिन परिस्थितियों के कारण इन पर संकट आया है, अगर वे परिस्थितियां ऐसी ही बनी रहीं, उसमें सुधार नहीं किया गया, तो इन जीव जंतुओं के लुप्त होने का खतरा है। देखते हैं सुभेद्य जातियां यानी वल्नरेबल स्पीसीज। ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती और इनकी संख्या घटती रहती है, तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। जो आज सुभेद्य जातियां हैं वे भी संकटग्रस्त हो जाएंगी। जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन आदि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। दुर्लभ जातियां देखते हैं कौन होती हैं। इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद्य है, और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती, यानी कि ऐसी ही परिस्थितियां बनी रहेंगी, तो यह भी संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएंगी। जैसे आजकल दुर्लभ प्रजातियों के अंतर्गत हिमालय के भूरे भालू, एशियाई भैंस, रेगिस्तानी लोमड़ी तथा हॉर्नबिल पक्षी आदि सब दुर्लभ जातियां हैं। स्थानिक जातियां कौन सी होती हैं? जैसा नाम से ही पता चलता है, प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष स्थानों में या विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां, जैसे कि अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। देखिए, निकोबारी कबूतर जो निकोबार में पाया जाता है, तो अंडमानी टील जो अंडमान द्वीप समूह में पाई जाती है, अंडमानी जंगली सुअर जो अंडमान द्वीप समूह में पाए जाते हैं, और अरुणाचल के मिथुन यानी अरुणाचल प्रदेश में ये गोवंशीय पशु हैं मिथुन, जो कि अरुणाचल प्रदेश के राजकीय पशु भी हैं। बहुत सी जनजातियां इनको पालती हैं और वो इन्हीं पर निर्भर भी रहते हैं। लुप्त जातियां, ये वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई हैं। यानी ये जीव जंतु जिन अपने प्राकृतिक आवासों में रहते थे, वहां पर जब खोजा गया तो नहीं मिले हैं, उनको लुप्त जातियां कहते हैं। ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख शामिल है। यानी अब ये बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती हैं, माना जा रहा है ये लुप्त हो चुकी हैं। एशियाई चीता कहाँ चला गया? भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चीता, जो कि बिल्ली परिवार का एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य है, जो 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है। 112 किलोमीटर, अमूमन कारें भी इतनी तेज नहीं ड्राइव की जाती हैं, इतनी स्पीड से चीता दौड़ता है। लोगों को आमतौर पर भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ होता है। अभी हम डिक्शनरी भी सर्च करें तो पाएंगे तेंदुआ और चीता दोनों की इंग्लिश लेपर्ड या पैंथर ही होती है, जबकि इनमें अंतर होता है। देखिए, चीते की विशेष पहचान उसकी आंख के कोने से मुंह तक नाक के दोनों ओर फैली आंसुओं के लकीर नुमा निशान हैं। ये लगता है कि नाक के दोनों ओर आंख से आंसू बहे हैं, उस तरह के निशान दिखाई देते हैं, लेकिन ये आंसू नहीं होते हैं, ये प्राकृतिक रूप से बने होते हैं चीते के मुंह पर। ये चीते की पहचान होती है जो उसे तेंदुए से अलग करती है। 20वीं शताब्दी से पहले चीते अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे, परंतु इनके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने से ये लगभग लुप्त हो गए हैं। यानी जिन प्राकृतिक आवासों में रहते थे वे आवास भी कम पड़े हैं और उनके लिए शिकार की उपलब्धता भी कम हुई है, जिसके कारण ये चीते लुप्त हो चुके हैं। भारत में तो यह जाति बहुत पहले 1952 में लुप्त घोषित कर दी गई थी। यानी भारत में 1952 में ही चीते को लुप्त घोषित कर दिया गया था। जो भारत का राष्ट्रीय पशु टाइगर है, जिसको कि बाघ कहते हैं, उसका जंतु वैज्ञानिक नाम होता पैंथेरा टाइग्रिस, वो चीता नहीं है, वो चीता से बड़ा होता है। लोग प्रायः चीते को ही बाघ समझ लेते हैं, जो कि गलत है। वे प्रतिकूल कारक कौन से हैं जिनसे वनस्पति जात और प्राण जात का ऐसा भयानक ह्रास हुआ है? देखते हैं वे प्रतिकूल कारक कौन से हैं जिनसे विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और प्राण जात पर ऐसा खतरा उत्पन्न हुआ है। यदि आप चारों ओर नजर दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि किस प्रकार हमने प्रकृति को संसाधनों में परिवर्तित कर दिया है।
हमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयां, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से वनों और वन्य जीवन से ही प्राप्त होता है। यानी इतनी चीजों के लिए हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वनों पर ही निर्भर रहते हैं। इसलिए हम ही हैं जिन्होंने वन और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाया है। हम ही यानी मनुष्य ही है जिसने अपनी जरूरतों के लिए वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाया है। भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में, यानी जब अंग्रेजों का शासन काल था उस समय रेल लाइन, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ। यानी भारत में वनों का सबसे बड़ा नुकसान अंग्रेजों के शासन काल में रेलवे लाइन बिछाने के लिए वनों को काटा गया, अर्थात जिस स्थान से रेलवे लाइन गुजरती थी वहां वनों को काटकर रेलवे लाइन को बिछाया जाता था और रेलवे लाइन को बिछाने के लिए स्लीपर के रूप में बहुत ज्यादा लकड़ी का इस्तेमाल होता है, अतः वनों को स्लीपर बनाने के लिए भी काटा गया। कृषि के विस्तार के लिए, व्यवसायों के लिए, उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए वनों को काटा गया और वनों की लकड़ी का व्यवसाय भी होता था। वाणिज्य वानिकी यानी ऐसे पेड़ों की खेती जो कि व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लाभप्रद होते हैं, इनके लिए प्राकृतिक वनों को काटकर व्यावसायिक खेती की गई। और खनन क्रियाओं में वृद्धि से, वनों में जहां पर खनिज पदार्थ भारी मात्रा में मौजूद होते हैं वहां पर जब उनकी खुदाई की जाती है खनिजों की, तो इससे भी वन नष्ट हो जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधनों के सिकुड़ने में कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा है। जब अंग्रेज चले गए, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तब भी जो वन सिकुड़े हैं यानी कम पड़े हैं, उसमें कृषि का फैलाव यानी खेती योग्य जमीन के विस्तार के लिए वनों को काटा गया। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। भारत में 1951 और 80 के बीच लगभग 30 वर्षों में 26,200 वर्ग किलोमीटर जंगल जो हैं वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया, यानी इन्हें काट कर खेत बनाए गए। अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों, भारत के जिन प्रदेशों में जनजातियां निवास करती हैं उन क्षेत्रों में, विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरी कृषि यानी इसको झूम खेती कहते हैं अथवा स्लैश और बर्न खेती के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि प्राकृतिक जंगलों को काटकर और जला दिया जाता है, फिर उस उपजाऊ भूमि पर खेती की जाती है। इसके लिए आदिवासी समुदाय के लोग क्या करते हैं, जंगलों को काट डालते हैं और जला देते हैं। फिर जब बारिश होती है तो बीजों को छिटक कर उस खेत की जुताई गुड़ाई कर देते हैं, और जिस जमीन में कभी खेती नहीं की जाती है तो वो जमीन प्राकृतिक रूप से ज्यादा उपजाऊ होती है और फिर कुछ वर्षों तक उसमें बहुत अच्छी फसलें पैदा होती हैं। इस प्रकार की खेती से वनों की कटाई या निम्नीकरण हुआ है, यानी स्थानांतरी खेती के कारण भी वनों को बहुत ज्यादा नष्ट किया गया है। क्या उपनिवेशी वन नीति को दोषी माना जाए, यानी जो अंग्रेजों की नीतियां थी वनों के प्रति, क्या उनको दोषी माना जाए? आइए देखते हैं। हमारे कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत के कई क्षेत्रों में संवर्धन वृक्षारोपण, यहाँ संवर्धन वृक्षारोपण से तात्पर्य हुआ व्यापारिक दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण पेड़ होते हैं जब उनकी खेती की जाती है, उनका रोपण किया जाता है, तो ऐसे खेती को संवर्धन वृक्षारोपण या ऐसे वृक्षों को लगाना, उनकी खेती करना संवर्धन वृक्षारोपण कहलाता है। अर्थात वाणिज्य की दृष्टि से कुछ या एकल वृक्ष जातियों के बड़े पैमाने पर रोपण करने से पेड़ों की दूसरी जातियां खत्म हो गई हैं। जब इस प्रकार के लाभप्रद पेड़ों का रोपण किया जाता है भारी मात्रा में, तो प्राकृतिक वन प्रायः नष्ट हो जाते हैं और उसी स्थान पर ये व्यापारिक पेड़ों की खेती की जाती है। उदाहरण के तौर पर सागौन के एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए हैं, और हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से हिमालयन ओक और रोडोडेंड्रोन वनों का नुकसान हुआ है। देखिए यहाँ पर दो उदाहरण दिए गए हैं। इस सागौन इमारती लकड़ी वाला, महंगी लकड़ी वाला पेड़ होता है, इसके एकल रोपण से यानी जब इसके बड़े बड़े बागान लगाए गए तो दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन जो थे वो बर्बाद हो गए, क्योंकि उन्हीं के स्थान पर इनको लगाया गया। और हिमालय क्षेत्र में चीड़ पाइन के रोपण कर देने से हिमालयन ओक और रोडोडेंड्रोन नामक वनों को नुकसान हुआ है। बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है।
1952 से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा है। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। जब नदियों पर बड़ी बड़ी विकास परियोजनाएं बनाई जाती हैं, बांध बनाए जाते हैं, बिजली उत्पादन केंद्र बनाए जाते हैं, तो उससे क्या होता है, वनों को भारी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि नदियों पर बांध इत्यादि बना देने से दूसरी ओर जलभराव हो जाता है, जिससे बहुत से प्राकृतिक वन डूब जाते हैं। 1952 से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा है। देखिए, अभी बहुत समय नहीं हुआ है, 70 वर्ष भी नहीं बीते हैं और 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ किया जा चुका है और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। और मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो जाएगा। जो मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर परियोजना चल रही है, जिस दिन वो पूर्ण हो गई और नर्मदा सागर में पानी भरा गया नर्मदा नदी का, तो उस समय वहां पर 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र डूब जाएगा। वनों की बर्बादी में खनन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसा कि भी पहले चर्चा कर चुके हैं। जब खनन कार्य होता है, यानी जंगलों में जिन स्थानों पर खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, वहां पर जब उनकी खुदाई की जाती है, तब इससे भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचता है। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व, यहाँ बुक्सा टाइगर रिजर्व भी आपको लिखा मिलेगा, BUXA स्पेलिंग होती है, तो आपको भ्रमित नहीं होना है, बक्सा या बुक्सा कुछ भी बोल सकते हैं। टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। ये डोलोमाइट एक प्रकार का अधात्विक खनिज होता है, इसका ज्यादा खनन किया जा रहा है, जिसके कारण बक्सा टाइगर रिजर्व ये भी खतरे में आ गया है और बहुत से जीवधारियों को नुकसान पहुंच रहा है। इसने कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाया है। किसने? डोलोमाइट के खनन ने। और कई जातियों, जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल है, के आवागमन मार्ग को बाधित किया है। यानी खनन के कारण जो बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, भूमि बर्बाद हो जाती है, उसने भारतीय हाथी के आवागमन मार्ग को भी बाधित किया है। बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणविद मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई मुख्य भूमिका निभाते हैं। यद्यपि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, परंतु चारे और ईंधन हेतु लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति मुख्यतः पेड़ों की टहनियां काटकर की जाती है। देखिए, ईंधन और चारे के लिए पूरे पूरे पेड़ नहीं काटे जाते हैं, बल्कि केवल उनकी टहनियां काट लेने से ही काम चल जाता है। इससे नुकसान वनों को पहुंचता जरूर है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं, जितने बड़े पैमाने पर अन्य चीजों के कारण नुकसान पहुंचा है। वन पारिस्थितिकी तंत्र देश के मूल्यवान वन पदार्थों, खनिजों और अन्य संसाधनों के संचय कोष हैं। यानी वनों में विभिन्न प्रकार के मूल्यवान वन पदार्थ, खनिज पदार्थ, अन्य संसाधन, लकड़ी आदि संचित रहते हैं, जो तेजी से विकसित होती औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये आरक्षित क्षेत्र अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं, विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम। हिमालयन यव, ये एक प्रकार का पेड़ है, अभी आगे हम पढ़ेंगे। ये भी संकट में है, इस पर देखते हैं क्या संकट है। हिमालयन यव, जो चीड़ के प्रकार का सदाबहार वृक्ष होता है, एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है तथा इसे कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। किसे? हिमालयन यव से जो ये रसायन निकाला जाता है, टक्सोल, ये कैंसर रोगों के उपचार के लिए इस्तेमाल होता है। इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। इसके अत्यधिक निष्कासन से, यानी टक्सोल रसायन के अत्यधिक निष्कासन से इस वनस्पति जाति को, यानी हिमालयन यव को खतरा पैदा हो गया है। जब उसके विभिन्न अंगों से ये रस निकाला जाएगा तो क्या होगा? वो पेड़ सूखने लगेगा। में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ सूख गए हैं। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में वन्य जीव के आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना व आखेटन, पर्यावरणीय प्रदूषण व विषाक्तीकरण और दावा नल आदि शामिल हैं। तो भारत में जो जैव विविधता
का विनाश हो रहा है, यानी जैव विविधता कम हो रही है, इसके विभिन्न कारक कौन से हैं? वन्य जीव के आवास का विनाश, यानी जहां पर प्राकृतिक रूप से वन्य जीव रहते हैं उनके आवास नष्ट किए जा रहे हैं। जंगली जानवरों को मारना व आखेट करना, यानी इनका शिकार करना। पर्यावरणीय प्रदूषण, जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, इससे भी बहुत से पेड़ जो होते हैं बदलते हुए पर्यावरण को, यानी प्रदूषित पर्यावरण को नहीं झेल पाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। वह विषाक्तीकरण, यानी जो विषैलापन जल में, मृदा में, वायु में है, उसके कारण भी पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं। और दावानल, यानी कि जंगल की आग आदि जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में शामिल हैं। पर्यावरण विनाश के अन्य मुख्य कारकों में संसाधनों का असमान बंटवारा व उनका असमान उपभोग और पर्यावरण के रख रखाव की जिम्मेदारी में असमानता शामिल है। देखिए, पर्यावरण विनाश के अन्य कारक बताए गए हैं, जिसमें संसाधनों का असमान बंटवारा आजकल बहुत देखने को मिलता है, चाहे हमारा देश हो या विश्व के अन्य देश हो। संसाधनों का असमान बंटवारा है, यानी कुछ लोगों के हिस्से में बहुत से संसाधन हैं तो गरीबों के हिस्से में संसाधन बहुत कम हैं, तो उनका असमान उपभोग होता है। अमीर लोग तो संसाधनों का बहुत उपभोग करते हैं और वो ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, जबकि गरीब लोग उनकी तुलना में संसाधनों का बहुत कम इस्तेमाल कर पाते हैं। इसी प्रकार पर्यावरण के रख रखाव की जिम्मेदारी में असमानता है। जो लोग ज्यादा संसाधनों का उपभोग करते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, वही लोग पर्यावरण के रख रखाव में भी कम सहयोग देते हैं, जिस कारण भी पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। आमतौर पर विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी अत्यधिक जनसंख्या को माना जा रहा है, यानी जो विकासशील देश हैं वहां पर्यावरण का विनाश हो रहा है, उसका मुख्य दोषी वहां की बढ़ती हुई जनसंख्या को माना जा रहा है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो अपना भारत देश ही मिल जाएगा आपको। यद्यपि एक अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक के औसत उपभोग से 40 गुना ज्यादा है। अमेरिका का एक नागरिक सोमालियन नागरिक से 40 गुना अधिक संसाधनों का उपभोग करता है। इसी प्रकार शायद भारत के 5% धनी लोग 25% गरीब लोगों की तुलना में अपने संसाधन उपभोग द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि भारत में जो 5% अमीर लोग हैं, वो जो 25% अत्यंत गरीब लोगों की तुलना में ज्यादा संसाधन उपभोग करके पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, तथा इन 5% लोगों की पर्यावरण रख रखाव में कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। यानी जो 5% अमीर लोग पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, ज्यादा संसाधनों का इस्तेमाल करके, इनका पर्यावरण के रख रखाव में भी कोई हिस्सेदारी या जिम्मेदारी नहीं है। प्रश्न यह है कि कौन, क्या, कहां से और कितना उपभोग कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि भारत के आधे से अधिक प्राकृतिक वन लगभग खत्म हो चुके हैं? देखिए कितनी चिंताजनक बात है। भारत के आधे से अधिक प्राकृतिक वन खत्म हो चुके हैं। 1/3 जलमग्न भूमि सूख चुकी है और 70% धरातलीय जल क्षेत्र प्रदूषित हैं। यानी जो धरातल पर पाया जाने वाला जल है, उसका 70% क्षेत्र ऐसा है जो कि प्रदूषित है। उस जल में कोई न कोई प्रदूषण जरूर विद्यमान है, वो जल अच्छा नहीं रह गया है। 40% मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त हो चुका है। जो मैंने अभी पहले चर्चा की है मैंग्रोव वनस्पति के बारे में, जो कि डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है, तो 40% मैंग्रोव वनस्पति लुप्त हो चुकी है। और जंगली जानवरों के शिकार और व्यापार तथा वाणिज्य के दृष्टि से कीमती पेड़ पौधों की कटाई के कारण हजारों वनस्पति और जीव जातियां लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं। तो ये बहुत चिंताजनक बात है। वनों और वन्य जीवन का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय ही नहीं है। जैव संसाधनों का विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा हुआ है। यानी जब जैव संसाधनों का विनाश होगा तो वहां की संस्कृति का भी विनाश होगा। जैव विनाश के कारण कई मूल जातियां, यानी मूल निवासी जो कि प्राकृतिक रूप से जंगलों में ही रहते थे या जंगलों पर ही निर्भर थे, और वनों पर आधारित समुदाय जिनका कि आर्थिक रूप से प्रायः वनों पर ही निर्भर रहते हैं, ऐसे समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं और आर्थिक रूप से हाशिए पर पहुंच गए हैं। यानी ये लोग बहुत ही ज्यादा गरीबी का जीवन जी रहे हैं। यह समुदाय खाने पीने, औषधि, संस्कृति, अध्यात्म इत्यादि के लिए वनों और वन्य जीवों पर ही निर्भर हैं।
गरीब वर्ग में भी महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित हैं। कई समाजों में खाना, चारा, जल और अन्य आवश्यकता की वस्तुओं को इकट्ठा करने की मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं की ही होती है। ऐसे ही इन संसाधनों की कमी होती जा रही है, महिलाओं पर कार्यभार बढ़ता जा रहा है। यानी खाना, चारा, जल और अन्य आवश्यकता की वस्तुएं ये जैसे जैसे कम पड़ रही हैं तो महिलाओं की ही जिम्मेदारी होती है प्रायः इनको सब इकट्ठा करने की, तो महिलाओं पर भार बढ़ता जा रहा है। कई बार तो उनको संसाधन इकट्ठा करने के लिए 10 किलोमीटर से भी अधिक पैदल चलना पड़ता है। अपने देश में भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां 10-10 किलोमीटर पैदल चलकर महिलाएं पानी और अन्य आवश्यकता की वस्तुएं लाती हैं। इससे उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। काम का समय बढ़ने के कारण घर और बच्चों की उपेक्षा होती है, यानी उन पर कम ध्यान दे पाती हैं, जिसके गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम हो सकते हैं। वन कटाई के परोक्ष परिणाम जैसे सूखा और बाढ़ भी गरीब तबके को सबसे अधिक प्रभावित करता है। जब वन कटाई ज्यादा होती है तो उसके कुछ परोक्ष परिणाम होते हैं जो कि हमें प्रायः सीधे तौर पर नहीं दिखते हैं, लेकिन होते उन्हीं कारणों से हैं, जैसे सूखा पड़ना, बाढ़ आना आदि भी। ये सब गरीब तबके को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। इस स्थिति में गरीबी पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम होता है, यानी जितना तेजी से पर्यावरण का ह्रास होगा उतना ही तेजी से गरीबी बढ़ेगी। भारतीय उपमहाद्वीप में वन और वन्य जीवन मानव जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी हैं। अतः यह आवश्यक है कि वन और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए सही नीति अपनाई जाए, नहीं तो यही हाल रहा तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि वन बिल्कुल ही समाप्त हो जाएंगे, तो फिर पर्यावरण बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा और मनुष्य के रहने लायक भी नहीं बचेगा। इसलिए सही समय पर सही नीति अपनाना जरूरी है। तो पाठ अभी लंबा है, अब शेष पाठ को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। यदि लेसन आपके समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों में भी शेयर करें।